एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में किस तरह का फंड है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्या ये एक आपके लिए सही फंड हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये किस कैटेगरी का फंड है। तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की जिसको मिनिमम 35% अमाउंट अपना लार्ज कैप में और 35% मिड कैप इक्विटीज में लगाना होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स आपके वो स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। मिड कैप आपके रेंज करते हैं 101 से लेकर 250 तक का, एंड 251 एंड बियॉन्ड स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप इक्विटीज कहलाते हैं। इस कैटेगरी के फंड्स में जो रिमेनिंग 30% अमाउंट होता है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो वो लार्ज कैप में लगा दे, मिड कैप में लगा दे, स्मॉल कैप में लगा दे या उसके किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा दे या डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क कर सकता है। आइए बात करते हैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज की स्कीम टाइप की। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है इन्वेस्टमेंट पीरियड को लेके। यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, आप किसी भी वक्त इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त इस फंड से एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विंडो नहीं है जिस ड्यूरेशन में आपको इन्वेस्ट करना हो इस फंड में। यहाँ पे फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करता है उन कंपनीज को जो कि फ्यूचर के लीडर्स बन सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में। इस फंड में जो स्टॉक सिलेक्शन करता है फंड मैनेजर वो लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान में रख के करता है, ना कि शॉर्ट टर्म व्यू को। स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है, यानी इंडिविजुअल स्टॉक्स को पहले देखा जाता है और उसके बाद उनकी इंडस्ट्री और सेक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। जैसा हमने बात करी यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन जो है लॉन्ग टर्म व्यू से है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो चर्निंग भी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम लास्ट 365 डेज की बात करें तो पोर्टफोलियो को सिर्फ 24% ही यहाँ पे चेंज किया गया है। वहीं पे अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वो उसका एवरेज ऑलमोस्ट 40% है। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 11 मार्च 2005 को और इसका 31 जनवरी 2023 को AUM है 15,205 करोड़ का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के केस में आपको मिनिमम 5,000 रुपीज डालने होंगे और अगर आप SIP करना चाहते हैं मंथली तो 1,000 रुपीज से आप कर सकते हैं। इस फंड में एग्जिट लोड भी है। अगर आप एक साल के पहले अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एग्जिट लोड डिडक्ट होके ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाएगा। अब क्योंकि ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। इक्विटी टैक्सेशन के चलते अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को एक साल के पहले रिडीम कर लिया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा, अगर आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो अमाउंट, और प्रॉफिट के अमाउंट पे आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप एक साल के बाद अपनी यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ जाता है। अप टू 1 लाख तक का तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपका अगेंस्ट पैन 1 लाख के ऊपर हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रॉफिट, तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। निफ्टी लार्ज मिड 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क है जिसको फंड मैनेजर कोशिश करता है बीट करने की। इस फंड में एक ही फंड मैनेजर हैं जो कि मिस्टर श्री दत्ता भांडवलकर जी हैं, जो कि इस स्कीम को अक्टूबर 2019 से मैनेज कर रहे हैं। अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो 95.61% पैसा इसका स्टॉक्स में पार्क्ड है और टोटल 58 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है, जिसमें 56.76% लार्ज कैप में लगा हुआ है और 35.85% जो है मिड में लगा है। स्मॉल कैप में सिर्फ और बहुत ही छोटा सा 3% का एक्सपोजर लिया हुआ है फंड मैनेजर ने। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है फंड मैनेजर ने। अगर आप बैंक्स ही देखेंगे तो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उसके साथ बाकी फाइनेंस कंपनीज जैसे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद आपके इंश्योरेंस से भी है, मैक्स फाइनेंशियल हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा हुआ है। ऑलमोस्ट 31% अमाउंट जो है इस पोर्टफोलियो का वो फाइनेंशियल सर्विसेज में पार्क्ड है। तो अगर आप ऐसा कोई फंड चाहते हैं जो कि इतना ज्यादा एक्सपोजर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना ले तो आप इस तरह के फंड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज यहां से अच्छा कर सकती हैं और आप एक डाइवर्सिफाइड फंड चाहते हैं जिसका थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ हो तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आइए बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। तो अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो ये फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देता चला आ रहा था, अगर आप उसकी कैटेगरी से उसको कंपेयर करें या उसकी इंडेक्स से कंपेयर करें। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें, वहां से इसकी परफॉर्मेंस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। खैर उस टाइम पे मार्केट भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अगर हम उसकी इंडेक्स से बात करें, कंपैरिजन करें इंडेक्स के साथ, तो फंड ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नहीं दी है। 2021 तक का अगर हम इस परफॉर्मेंस देखेंगे तो इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। 2022 में इसने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव 3.2% पे थी। और अगर हम 2023 के जो 2 मंथ्स बीते हैं, जनवरी और फरवरी, उनके रिटर्न्स को भी देखें तो यहाँ पे भी इंडेक्स थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू फंड। हालांकि ये काफी अभी अर्ली ही टाइम है इस साल का, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं और अभी यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस फंड से क्या एग्जिट कर जाऊं, तो अभी आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी इस फंड में बने रहिए। अभी सिर्फ 14 महीने की यहाँ पे हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर उसके पहले की परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जिस कैटेगरी का वो फंड है उस हिसाब से। अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो यहाँ पे शार्प रेशियो में इस फंड का 0.51 देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बेटर है। अगर हम अल्फा की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमें कैटेगरी के बाकी फंड से बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, स्पेशली अगर हम क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो उसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उस तरह की फंड्स की वजह से कैटेगरी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेटर हो गई है। तो अल्फा भी अगर हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव 0.21 है कैटेगरी का, वहीं पे जो फंड है उसका नेगेटिव 2.52 रहा है। लेकिन अभी हमको अल्फा के बेसिस पे यहाँ पे एसेट एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। फंड जो है एक लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए अच्छा है। जैसा हमने देखा था, जो पोर्टफोलियो है वो भी लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बनाया गया था और पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर शॉर्ट टर्म में कोई हमको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या इकोनॉमी या मार्केट्स में अगर हमको शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उनका बेनिफिट पाने के लिए यहाँ पे फंड मैनेजर चेंजेस नहीं करता है। तो अगर आपने इस फंड में एक लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्ट किया है तो इस फंड के साथ आप कंटिन्यू करिए। ये था वीडियो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।